पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा था और इस क्लास में भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हमने जैव प्रक्रम के और भी भाग कर लिए हैं और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि श्वसन किस प्रकार से और कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्लास को ज़रूर अंत तक देखना। अगर आपने इस क्लास को पूरा कर लिया तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं इसको अच्छी तरह से। जिसमें श्वसन के रूप में O2 का उपयोग किया जाता है। श्वसन के रूप में किस चीज का उपयोग किया जाता है? O2 करता है ऑक्सीजन का उपयोग। जिसमें श्वसन का उपयोग O2 के रूप में किया जाता है वो वायवीय श्वसन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है? तो कैसे पहचानेंगे कि जिसमें O2 का उपयोग किया जाए, जिस जीव के द्वारा श्वसन के रूप में O2 का उपयोग किया जाए वो वायवीय श्वसन कहलाता है। दिमाग में बिठा लेने ये चीज, ठीक है, ध्यान से समझोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो रूप में O2 का उपयोग किया जाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, O2 का उपयोग जिसके रूप में किया जाएगा, जहां भी किया जाएगा, जिस भी जीव के द्वारा किया जाएगा वो वायवीय श्वसन कहलाएगा वहां पर। तो इस श्वसन में ऑक्सीजन से ग्लूकोज का CO2 व H2O के रूप में पूर्णतः विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इस श्वसन जो वायवीय श्वसन है इसके द्वारा जो ऑक्सीजन का शोषण किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज है वो पूर्ण तरह किस में विघटित हो जाता है? CO2 और H2O में विघटित हो जाता है। तो CO2 तो हम छोड़ देते हैं और जो H2O होता है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ है वो। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ विखंडित होकर यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। तो किन किन में पाया जाता है? उदाहरण के रूप में कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, मनुष्य में, भैंस में, गाय में। ठीक है, आप सब जानते हैं कि वायवीय श्वसन वायु ऑक्सीजन किस जीव के द्वारा श्वसन के रूप में ली जाती है। तो दूसरा है हमारा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर अवायवीय श्वसन, दूसरे नंबर पर अवायवीय श्वसन। तो जिस श्वसन की प्रक्रिया में O2 का उपयोग नहीं होता है, जो O2 का उपयोग नहीं करते हैं जो जीव या फिर कुछ भी है, जो सूक्ष्म जीव कुछ भी जो O2 का उपयोग नहीं करते वो अवायवीय श्वसन, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जो O2 का उपयोग करेंगे वो वायवीय श्वसन कहलाएगा, वहां पर जो O2 का उपयोग नहीं करेंगे वहां पर अवायवीय श्वसन कहलाएगा। तो अवायवीय श्वसन के उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन अवायवीय श्वसन करते हैं या ऑक्सीजन का उपयोग वायु के श्वसन के रूप में नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म जीव है वो O2 का उपयोग नहीं करते हैं श्वसन के रूप में। ठीक है, कवक भी नहीं करते हैं, बैक्टीरिया भी नहीं करते हैं, यीस्ट भी नहीं करते, गोलकृमि भी नहीं करते, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं ये। और बहुकोशिकीय जीव है ये भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के रूप में नहीं करते, इसलिए ये अवायवीय श्वसन इनमें पाया जाता है। और मनुष्यों में, गधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, भैंस में, गाय में, गधे में, इन सब में वायवीय श्वसन पाया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के रूप में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने श्वसन के प्रकार देख लिए। तो इसके बाद में देखते हैं मानव श्वसन अंग, या कि मानव के जो श्वसन करने के लिए श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग काम आते हैं, उन अंगों के बारे में चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव श्वसन तंत्र है उसको हम समझते हैं। तो मानव श्वसन में काम आने वाले श्वसन अंग निम्न है। कौन कौन से श्वसन अंग मानव में श्वसन के लिए काम आते हैं उनके बारे में जानते हैं डिटेल से। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से है। पहला है नाक। ठीक है, आप सब जानते होंगे, मैं बताता भी जाऊंगा साथ में। नासाद्वार नाक के थोड़े से आगे होता है, यहाँ पर होता है नासाद्वार। ये नाक है तो नाक से थोड़ा सा आगे जाके होता है नासाद्वार। ठीक है, तो श्वास नली, फिर यहाँ से जाकर श्वास नली यहाँ तक पहुंच जाता है, तो श्वास नली कंठ से थोड़ा ऊपर यहाँ पर श्वास नली होती है। ठीक है, श्वास नली यहाँ से कंठ से होते हुए जाती है। ठीक है, यहाँ तक होती है श्वास नली। ठीक है, फिर श्वास नली के बाद में फेफड़े आ जाते हैं। तो फेफड़े के बाद में फेफड़ों के नीचे जो पाया जाता है डायाफ्राम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, डायाफ्राम। तो ये श्वसन तंत्र के अंग है, ये श्वसन के लिए मानव में काम आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, एक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। तो मानव श्वसन करता है तो क्या क्रियाविधि अंदर होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मनुष्य अपने शरीर में नाक द्वारा वायु को अंदर लेता है। तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य क्या करता है, तो नाक के द्वारा श्वसन को अंदर ले लेता है। ठीक है, ले लिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि नाक के अंदर पाए जाने वाले महीन बाल व श्लेष्मा नाक में अशुद्धियों को अंदर जाने से रोकती है।
जो नाक के अंदर आपको पता हो तो महीन बाल व श्लेष्मा से चिपचिपा पदार्थ सा पाया जाता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मिट्टी, धूल व अशुद्धियों को जाने से रोकना। तो अशुद्धियों को जाने से रोकती है। जैसे कौन कौन सी अशुद्धि? जैसे परागकण, धूल, मिट्टी, धूल, परागकण या फिर राख वगैरह, जैसे इन सबको अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। तो मनुष्य श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन खुली होती है, ठीक है। वातावरण में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीजन शुद्ध रूप में थोड़ी है, ऑक्सीजन के साथ साथ वायु में महीन कण, मिट्टी, धूल के कण भी उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारे नाक वगैरह के अंदर भी जो क्या होते हैं, ये नाक वगैरह के अंदर चले जाते हैं मिट्टी, धूल के कण, ठीक है। तो इनको जाने से रोकने के लिए नाक के अंदर महीन बाल व श्लेष्मा पाई जाती है, ठीक है। बाल के अड़ेंगे, जब मिट्टी, धूल के कण जब बाल के अड़ेंगे तो वो वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। और जैसे श्लेष्मा है वहां पर भी चिपक जाएंगे, ठीक है। तो हमें छींक आती है, ठीक है। छींकते हैं हम, तो जब छींकते हैं तो उसके साथ जो मिट्टी, धूल के कण गए थे, वो मिट्टी, धूल के कण क्या है, छींक के साथ बाहर वापस निकल जाते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया होती है। आप सब जानते होंगे कि कुछ लोगों को मिट्टी, धूल की एलर्जी होती है, या फिर कुछ ज़्यादा मिट्टी, धूल से कुछ दूर ही रहते हैं, तो उनके क्या होता है कि जैसे ही मिट्टी, धूल उड़ेगी या फिर उनके नाक में जैसे जाएगी, उनको छींक आना शुरू हो जाएगी। तो अर्थात जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि अपशिष्ट यानी कि मिट्टी, धूल के कण या फिर दूषित वायु जा रही है अंदर, इसलिए क्या है, छींक आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वो नहीं जा पाती है, ठीक है। वापस डायरेक्ट बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि नाक से अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी व कंठ से श्वास नली में चली जाती है। जो नाक से होते हुए नासिक द्वार तक चली गई वायु, तो नासिक द्वार से होते हुए कंठ और ग्रसनी से होते हुए कहाँ पर चली जाती है? वो श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली में है अब वायु, ठीक है। हमने जो वायु ली थी वो श्वास नली में। अब श्वास नली से आगे क्या होता है? ग्रसनी श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। जो ग्रसनी पाई जाती है हमारी, वो श्वसन के लिए भी और पाचन के लिए भी समान अंग है। ग्रसनी में हमारे जो हम श्वसन करते हैं वो भी और पाचन करते हैं वो भी श्वसन ग्रसनी में होके ही जाता है, ठीक है। तो आपने कहा कि खाते वक्त कुछ बड़े बुजुर्ग या फिर अब बोलते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? वो यही कारण होता है क्योंकि खाते हैं तब खाते वक्त भोजन निगलते हैं, तो क्या होता है कि बोलते हैं तो बोलने में जैसे सांस लेते हैं, जैसे बोलते हैं तब सांस वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ग्रसनी में घाटी ढक्कन पाया जाता है, ठीक है। वो घाटी ढक्कन एक बार में एक ही चीज को जाने से रोकता है, ठीक है। एक चीज को एक बार में प्रवेश करने देता है। या तो आप सांस को प्रवेश कर लीजिए, सांस प्रवेश हो जाएगी, या तो फिर बंद होकर दूसरी तरफ भोजन को प्रवेश करा देता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तब सांस भी लेनी पड़ती है और खाना भी खाते हैं, तो दोनों का संतुलन बिगड़ने से क्या होता है, हमारे जो खाना है वो फंस जाता है घाटी ढक्कन में, जिससे कि उल्टी वगैरह के चांसेस हो जाते हैं। इस कारण से बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, या फिर बोलते हैं तो बिल्कुल धीरे बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। खाना खाते वक्त बोलना ही नहीं चाहिए। घाटी ढक्कन होता है हमारे ग्रसनी में, ठीक है। वो एक बार में एक ही चीज को प्रवेश करने देता है। और ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि हम बोल रहे हैं तो खाना खाते वक्त तो हम सांस लेना ही छोड़ दे। सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन सांस लेना कुछ समय के लिए भी नहीं छोड़ सकते। भोजन को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं हम, 1-2 दिनों तक हो सकता है भोजन नहीं खाए, लेकिन आप कभी रह सकते हो क्या कि 2-3 घंटे तक आप बिना सांस के रहोगे? आपका हो जाएगा कल्याण। अगर बिना सांस के रहोगे तो 2-3 घंटे तक या फिर थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। नाक से अंदर आ चुकी है वायु, वो ग्रसनी और कंठ से होते हुए कहां पर पहुंच गई? श्वास नली पहुंच गई, ठीक है। श्वास नली पहुंच गई। अब आगे कहां जाती है? तो देखो, कंठ या स्वर यंत्र श्वास नली के ऊपर व ग्रसनिका के सामने एक नली रूप में होता है। ये कंठ होता है, वो स्वर यंत्र, स्वर रज्जु या स्वर यंत्र के द्वारा ही हमारी आवाज बाहर निकलती है। आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो अब जान गए, स्वर यंत्र के द्वारा ही बाहर निकलती है। कंठ में पाया जाता है स्वर यंत्र, ठीक है। स्वर यंत्र है श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने उपस्थित होता है। स्वर यंत्र है वो श्वास नली के तो ऊपर, यहाँ पर श्वास नली इसके ऊपर, और श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने, ग्रसिका के सामने इधर को यहाँ पर पाई जाती है ग्रसिका। ग्रसिका के मेन सामने ये है कंठ या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र या स्वर रज्जु भी बोलते हैं इसे। इसके सामने एक नली के रूप में होता है, ठीक है। एक नली के रूप में होता है कंठ या स्वर यंत्र, ठीक है, जिसकी लंबाई
ठीक है, मैंने अलग ही हाईलाइट करके लिखा है। जो स्वर यंत्र है उसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कंठ स्वर यंत्र की लंबाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक स्टूडेंट्स, चल रही है हमारी श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली है। श्वसन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग काम आए जाते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में आगे। तो श्वास नली पर सियाकार के छल्ले उपस्थित होते हैं जो श्वसन नली को पिचकने से रोकते हैं। आप सभी ने ये तो सुना होगा कि इस व्यक्ति के छल्ले डले हुए हैं, या फिर वो कैसे होता है। वो क्या होता है कि जब व्यक्ति श्वास लेता है तो उसका ब्लड क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, या सर्दी के कारण या कुछ भी कारण ब्लड क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होने से क्या होता है, उसकी जो भी श्वास नलिका होती है, जो वो श्वास नलिका क्या होती है, पिचक जाती है। ठीक है, तो पिचक जाने से श्वास नलिकाओं में होकर रक्त वाहिनियों में भी होकर क्या होता है, रक्त का स्त्राव होता है। तो रक्त का स्त्राव होता है तो क्या वहाँ से पिचक जाती है, तो श्वसन का और रक्त का दोनों का स्त्राव क्या होता है, या फिर दोनों का संवहन क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और क्या होता है, उससे अटैक भी कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, तो क्या होता है, उसका समाधान करने के लिए कहीं से अगर नली पिचक जाए तो उसका समाधान करने के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं कि वहां पर क्या करते हैं, सियाकार के छल्ले लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें भी पाया जाता है, श्वास नली में सियाकार छल्ले वैसे भी उपस्थित होते हैं, बाहर की तरफ लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ये श्वास नली है तो श्वास नली में ऐसे ऐसे सियाकार के ऐसे ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, आपने चित्र में भी देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। तो छल्ले पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, श्वास नली में उपस्थित होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली से होकर वायु श्वसनी से होते हुए फुफ्फुस में जाती है। श्वास नली से होते हुए वायु श्वसनी में जाती है, और श्वसनी से होते हुए कहाँ पर चली जाती है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में जाने से पहले भी कुछ और भी चीज़ आती है, उनके बारे में देखते हैं। तो फेफड़ों में जाने से पहले क्या होता है कि श्वास नली आगे जाकर 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वास नली क्या होती है, जैसे ये श्वास नली है तो यहाँ पर आगे जाके 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। सब श्वसनिकाएं आगे जाकर छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बट जाती है। ठीक, ये श्वसनिकाएं हैं वे भी आगे जाकर क्या होती है, छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता है फुफ्फुस का, ये डायग्राम भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी श्वसनिकाओं में ये भी बट जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, तो अंत में वायु श्वसनिकाओं से कूपिकाओं के मुंह पर पहुंच जाती है। कूपिकाओं की गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जैसे ये चली जाती है तो ये क्या है, ये तो है श्वसनी, और यह इनके जो मुख है क्या है, ये कूपिकाएं, ये कूपिकाएं होती हैं। ठीक है, ये कूपिकाओं में पहुंच जाती है। ये वायु यहाँ से होते हुए कहाँ पर पहुंच गई, कूपिकाओं तक पहुंच गई। फिर क्या होता है, कूपिकाओं में पहुंच जाती है तो कूपिका के गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कूपिका की संरचना कैसी होती है, गुब्बारे जैसी, थोड़ी फूली हुई संरचना होती है। कूपिकाओं की सतह से गैसों का विनिमय होता है, यहीं से गैसों का विनिमय होता है, यहीं से गैस से इसमें से ही जाती है और इसमें ही होकर बाहर निकलती है। ठीक है, गैसों का भी विनिमय यहीं से होता है, कूपिकाओं की सतह से गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, और कूपिकाओं की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जो कूपिकाएं होती है इनमें क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं होती है, बहुत अधिक रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। इनमें विस्तृत जाल होता है या अत्यधिक रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती है। इनमें क्या होता है, रुधिर बहता रहता है। एक सामान्य फुफ्फुस में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ कूपिकाएं होती है। एक फुफ्फुस है, इसमें ऐसे हम बता रहे हैं वो तो आपको ऐसे 2-4 बनाकर, लेकिन एक फुफ्फुस है, ये एक फुफ्फुस है। इस एक फुफ्फुस या फिर एक फेफड़े में 300 मिलियन का होता है 30 करोड़ ऐसी कूपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, 30 करोड़, बहुत अधिक संख्या में 30 करोड़ पाई जाती है। ठीक है, श्वास लेते समय हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, जैसे कि अब श्वास नहीं ली मैंने। ठीक है, तो जैसे ही श्वास लूंगा मैं तो हमारी यहाँ पर जो पसलियाँ होती है वो क्या होता है, ऊपर उठती हैं। यही कह रहे हैं अभी, ऊपर पसलियाँ उठती हैं और डायाफ्राम है चपटा हो जाता है। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो पसलियाँ तो ऊपर आ जाती हैं और डायाफ्राम कैसे होता है, ऐसे ऐसे चपटा हो जाता है, और जैसे पिचकता है तो ऐसे फैल जाता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर डायाफ्राम होता है तो ये फूलेंगे तो डायाफ्राम ऐसे दब जाएगा, इधर से ये फूल जाएगा तो
ऐसे मोटा हो जाएगा, यहाँ से ये मोटा हो जाएगा, तो डायफ्राम चपटा हो जाएगा इस प्रकार ने। जैसे ही ये उधर होगा, पिचकेगा, तो डायफ्राम भी ऐसे फैल जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर वापस देख लेना। ठीक है, पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। डायफ्राम चपटा हो जाता है जिससे वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। डायफ्राम चपटा हो जाता है तो ये वक्ष गुहा या छाती कहते हैं जिसे, ये फूल जाते हैं, तब डायफ्राम चपटा हो जाता है तो ये फूल जाते हैं। ठीक है, तो इन कारण वायु फेफड़ों में चूस ली जाती है। डायफ्राम चपटा होने से तो क्या होता है, इसको फिर वायु की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से वायु आती है तो यहाँ पर वायु को चूस लेता है, जिससे वायु बाहर से अंदर की ओर इनमें आ जाती है, ये फूल जाती है, ये डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, जिस और विस्तृत कूपिकाओं में भर जाते हैं। फिर क्या होता है, श्वसन जो वायु है वो चूसने के बाद में इन कूपिकाओं में वायु क्या होती है, भर जाती है और जो है वक्ष है जो फूल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से श्वसन लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अब कूपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाती है। जो कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है वो श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाता है। सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कूपिकाओं तक जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो ऑक्सीजन है वो श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाता है। श्वसन वर्णक अर्थात जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सभी भागों तक पहुंचाता है, श्वसन वर्णक उसे कहते हैं। ठीक है, उसके साथ जुड़ जाता है। अगर आपको श्वसन वर्णक का नाम पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम तो है बताना। ठीक है, तो आगे देखिए, श्वसन वर्णक के साथ जुड़ जाती है और रुधिर के साथ सभी अंगों तक पहुंच जाती है। रुधिर के साथ साथ सभी अंगों तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि हम जो श्वसन लेते हैं वो श्वसन नाक से होकर लेते हैं और फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से होकर वापस चली जाती है। ऐसा नहीं होता है। पूरी प्रोसेस क्या होती है, नाक से होकर श्वसन लेते हैं, श्वसन जो श्वसन द्वार हैं ये नासिका वगैरह से, ग्रसनी, इनसे होके जाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से जो रक्त है उसके साथ, मैंने बताया था आपको कि जो श्वसनिकाएं हैं, जो कूपिकाएं हैं, उनमें रक्त की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, उन कूपिकाओं का जो रक्त है वो रक्त क्या करता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और सभी भागों तक, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, और जो शरीर के सभी अंगों तक जो CO2 गैस होती है उसको ला करके और फेफड़ों में विसर्जित कर देता है, और फिर उस CO2 गैस को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जुड़ जाती है और रुधिर के साथ सभी अंगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, साथ में विभिन्न भागों से CO2 गैस लाकर कूपिकाओं में विसर्जित कर दी जाती है। ठीक है, मैंने अभी बताया तो वही बात है, तो ऑक्सीजन को पहुंचा देता है और वहां से क्या करता है, वहां से CO2 गैस को ले आता है और जो फेफड़े हैं, फेफड़ों कूपिकाओं में विसर्जित कर देता है या कूपिकाएं विसर्जित कर देती है। उसे CO2 को वहां से लाकर उसमें विसर्जित कर देती है। श्वसनी श्वास नली से होते हुए नासाद्वार से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो श्वास जो CO2 गैस को लाकर फेफड़ों में छोड़ दी है किसने, कूपिकाओं ने। कूपिकाओं में किसने, जो रक्त है उसने सभी भागों से जो CO2 गैस को लाकर जो फेफड़ों में छोड़ दी है, तो वो क्या करती है, वो श्वसनिकाओं से नासाद्वार से होते हुए बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि अब मैंने श्वास लिया तो सांस अंदर फेफड़ों तक चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं सांस छोड़ूंगा, तो सांस छोड़ूंगा तो वो कौन सी सांस होगी, CO2 गैस होगी, जो कि फेफड़ों से होते हुए, नासिका द्वार से होते हुए बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, बाहर निकाल दी जाती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि श्वसन वर्णक का नाम, तो श्वसन वर्णक का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में है हीमोग्लोबिन, और सभी जीवों में अलग अलग होता है, सिर्फ मानव की बात चल रही है तो मानव में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। तो अर्थात आपने समझा होगा कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और जिन जंतुओं में या कुछ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उनका रंग लाल रंग का नहीं होता, उनका रक्त लाल रंग का नहीं होता है। ठीक है, CO2 जल में अधिक विलय होती है। CO2 गैस वो जल में अधिक विलय होती है, इसलिए इसका परिवहन हमारे शरीर में विलय अवस्था में होता है। ठीक है, इसलिए इसका परिवहन विलय अवस्था में होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे विलय अवस्था में पसीने के द्वारा जल के साथ विलय अवस्था में ये बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, यदि कूपिकाओं की सतह की फैला दिया जाए, कूपिकाओं की सतह को
फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्र ढक लेती है। यदि कूपिकाओं की सतह को हम फैला देंगे या फिर निष्क्रिय होकर फैला देंगे तो वो क्या करते हैं, 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को क्या करती है, ढक लेती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अभी तक यार आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार क्या करें, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करो, जिससे और भी आने वाली वीडियो की अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र पेश आपके सामने, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करेंगे, हम शुरू करेंगे श्वसन के लिए क्या आवश्यक होती है, हमें नाक के द्वारा करते हैं श्वसन। ठीक है, तो नाक से शुरू करेंगे और ठेठ फेफड़ों के जो भी क्रिया प्रक्रिया है उसके तक अंत तक गहराई से समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि कभी भूल नहीं पाए और आप देख देख कर भी उसे एग्जाम्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। देखिए, तो स्टार्टिंग में जब हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन नाक के द्वारा लेते हैं। ठीक है, ये है नाक। ठीक है, आपकी भी नाक ऐसी है, इसकी भी। ठीक है, श्वसन को समझाने के लिए मैं ये लेकर आ चुका हूं आपके लिए ये आदमी। कोई इसका नाम बता सकता है? इसका नाम है डायग्राम। ठीक है, तो देखिए, नासा गुहा। नासा गुहा का अर्थ होता है नाक की गुहा, या नाक के अंदर जो पाया जाता है उसे। तो वो हमारी नाक के अंदर पाए जाने वाली ये भाग आगे जाकर कहाँ खुलता है, आगे जाकर मुख से जुड़ जाता है, और कहाँ, नाक और मुंह दोनों एक से ही चलते हैं, एक ही मार्ग से होकर गुजरते हैं, तो इस जगह कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा तक पहुंच गए हैं, क्या है, नाक का और मुख का एक ही कांटेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर करना है तो क्या करता है, कभी किसी के उल्टी वगैरह होती है तो उल्टी मुंह के साथ साथ कभी कभी नाक में से होकर भी आ जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, यहां से चलेंगे हम, फिर यहां से चलने के बाद यहां पर हमारी गर्दन आ गई। ठीक है, तो गर्दन आ गई, तो गर्दन से थोड़ा सा ही ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। ठीक है, तो इस ढक्कन का काम मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, और फिर से बता देता हूं। इस ढक्कन का काम क्या है, इस ढक्कन का काम है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो ये श्वास नली पे जाकर लग जाता है। ठीक है, तो खाना खाते वक्त श्वास नहीं लेंगे, श्वास लेते वक्त खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, और कभी कभी हम खाना खाते वक्त श्वास लेते हैं तो इस घाटी ढक्कन में क्या होता है, जो भोजन है वो फंस जाता है, जिसके कारण हमें खांसी वगैरह उठने लगती है खाना खाते वक्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो दैनिक दिनचर्या से रिलेटिव है ये टॉपिक। ठीक है, तो आप तुरंत समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, घाटी ढक्कन से आगे जाने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर होता है घाटी ढक्कन से श्वास नली होती है। तो श्वास नली ये होती है 11 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, ये श्वास नली यहाँ से और यहाँ तक 11 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। तो इसके अंदर और क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है सियाकार के छल्ले। अब ये सियाकार के छल्ले क्या काम करते हैं, तो ये काम करते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं या खाना खाते हैं तो जो श्वास है वो कभी एकदम से ले लेते हैं, कभी एकदम से छोड़ते हैं, तो उस कारण दबाव के या प्रेशर के कारण श्वास नली कहीं से पिचके नहीं। ठीक है, किसी के घाटी ये क्या है, किसी के ये सियाकार के छल्ले खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनकी क्या होती है, जो श्वास नली है वो वहां से पिचक जाती है, जिससे क्या होता है, उसे माइनर हार्ट अटैक आ जाता है, और कभी ज्यादा ही पिचक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या होता है, कि तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है कि व्यक्तियों के सियाकार के छल्ले कृत्रिम रूप से डाले जाते हैं। ठीक है, आपने कभी किसी व्यक्ति या किसी रिश्तेदार वगैरह के बारे में सुना भी होगा कि उसके तो छल्ले डल रहे हैं। ठीक है, ये सक्सेस होते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, दूसरे छल्ले डाल देते हैं जिससे श्वास नली पिचकती नहीं है। तो श्वास नली नहीं पिचकेगी तो हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो मुख गुहा के बाद में हमारे सियाकार के छल्ले आ गए। सियाकार के छल्ले के बाद में, जो सियाकार के छल्ले से पहले हमारा घाटी ढक्कन भी हो गया, घाटी ढक्कन से पहले सियाकार के छल्ले बाद में। ठीक है, तो सियाकार के छल्लों के बाद में पूरी श्वास नली आ गई। तो श्वास नली मैंने आपको पढ़ाया था कि श्वास नली
आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है। ठीक है, तो बटकर दो हिस्सों में बट जाती है, तो दो हिस्से कहाँ कहाँ जाते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। क्या क्या, एक हिस्सा जाता है इधर की तरफ, दूसरा हिस्सा जाता है इधर की तरफ। तो क्या होता है, इन जो हिस्से जाते हैं इनमें भी घाटी ढक्कन होता है, क्योंकि इनमें होकर भी श्वास जाता है। ठीक है, तो ये भी पिचकने का खतरा इनमें भी बना रहता है। ठीक है, तो इस कारण इनमें भी क्या होता है, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से आगे जाएगा और फिर यहाँ से जो एक श्वास नली है वो दो में बट गई, और फिर दोनों श्वास नली एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ चली जाती है, और इनमें से 3 करोड़ या 30 करोड़ कूपिकाएं होती है। पिछले क्लास मैंने पढ़ाया था, ठीक है, बताया था, और आप देख लीजिए। ठीक है, इतनी कूपिकाएं होती है। तो ये कूपिकाएं हैं, इनके जो ये हिस्सा है आखिरी हिस्सा, यहाँ पर क्या होते हैं, रुधिर वाहिनियां या रुधिर कणिकाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो ये रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, क्या काम करती हैं, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इन रुधिर कणि ये हैं कूपिकाएं, इन कूपिकाओं के ऊपर एक परत पाई जाती है, ये देखिए। ठीक है, ये परत पूरी मिलकर एक क्या बनाती है, फेफड़ा या फुफ्फुस बनाती है। ठीक है, इस प्रकार दोनों साइड में होता है, इधर होता है बायां फेफड़ा और इधर होता है दायां फेफड़ा। ठीक है, तो दोनों ही कैसे होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो इनके नीचे एक डायाफ्राम पाया जाता है। ठीक है, ये डायाफ्राम क्या करता है, जब ये फेफड़े फूलते हैं, ठीक है, जैसे ये फूलेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, और जैसे ये पिचकेंगे तो ये इस प्रकार चौड़ा वापस हो जाएगा। ठीक है, इसका काम ये है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत लचीला भी होता है, जिससे सिकुड़ता है, चौड़ाई बनती है और सिकुड़ जाता है ये भी। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम यहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में तो आपने समझ लिया। ठीक है, तो इनके बारे में समझने के बाद पूरी प्रक्रिया अंदर होती क्या है वो प्रक्रिया देखते हैं। जब हम सांस लेंगे तो यहाँ से होकर के होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें भर जाएगा। सांस ले लिया तो ये कूपिकाओं में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं अत्यधिक मात्रा में। तो ये रुधिर वाहिनियां क्या करती है, यहाँ से जो ऑक्सीजन हमने ली है उस ऑक्सीजन को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को सोख लेती है, और सोखने के बाद क्या करती है, ये इनमें जो रुधिर वाहिनियां पाई जाती है वो रुधिर वाहिनियां शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को क्या करती है, पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि हमारे रक्त में भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, और वो ऑक्सीजन रक्त में आता कहाँ से है, यहाँ पर ये रुधिर वाहिनियां फेफड़ों में से लेकर ऑक्सीजन उसमें जाकर घोलती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन को ले जाती है तो रुधिर वाहिनियां तो ऑक्सीजन को तो वहां पर छोड़ देती है, और क्या करती है, वहां से CO2 को लेकर आती है और यहाँ पर छोड़ देती है। ठीक है, तो CO2 को यहाँ पर आने के बाद इनमें से CO2 वापस आएगी और यहाँ से होते हुए वापस मुख नाक के द्वारा निकाल दी जाएगी। जैसे कि मैंने श्वास लिया, तो श्वास लेने के बाद अब मेरे फेफड़ों में चली गई ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब मैं श्वास छोड़ूंगा तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, वापस मेरे फेफड़ों हैं उनकी रुधिर वाहिनियां हैं, उन्होंने वापस लाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और वो बाहर निकल गई। ये देख लीजिए, ये मस्तिष्क, ये है कान, ये है आँख, नाक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चित्र से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने कल पढ़ाया है वो इस चित्र के द्वारा ये शॉर्ट में एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस चित्र को समझ लीजिए, इन भागों को भी समझ लीजिए। आप वैसे तो इनके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, तो चित्र को देखकर भी आप पूरा डिस्क्राइब वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो शॉर्ट में ही हम इसे पूरा कर सकते हैं और बना बना कर भी कर सकते हैं। आप इसके बारे में कुछ तो इस प्रकार से जानते ही होंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो क्या है, ऐसी और अमेजिंग क्लासेस की वीडियो है या फिर अगले चैप्टर की वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि पादपों में संवहन के लिए दो ही जाइलम और फ्लोएम दोनों ही काम में आते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ आपको पता होना आवश्यक है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें तो पता होना ही चाहिए। बेसिक चीज़ें की इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए, जैसे मानव के सभी तंत्रों के बारे में, पादपों के सभी तंत्रों के बारे में, और पादपों का जो हरा रंग है वो क्यों होता है। ठीक है, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको
पता होना आवश्यक है, वरना आपका 10th क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पादपों में संवहन किस प्रकार होता है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं तो डिटेल से आज समझ लीजिए। ठीक है, तो पादपों में संवहन किस प्रकार होता है, किन किन के द्वारा होता है, वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पादपों में संवहन किस प्रकार होता है। तो दो चीजों के द्वारा होता है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, पादपों में जल को ऊपर पहुंचाने का, या पादपों में जो जल होता है वो पादप जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, फिर उस जल को जो पादप के सभी भागों तक, पत्तियों, तनों, इन तक पहुंचाने का कार्य करता है ऊपर की तरफ। जैसे पौधा सीधा होता है, पौधा इस प्रकार होता है। ठीक है, तो पौधे की ये जड़ें हैं, तो इन जड़ों से हमने जैसे पानी डाला इसमें, तो जड़ों से पानी को तो ले लिया, फिर अवशोषित करने के बाद ये जाइलम और फ्लोएम की परतें होती है, वो ही पानी को ऊपर की तरफ ले जाती है और पौधे के जो सभी भाग है उनको सर्व करती है। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो किन किन के कारण होता है, पानी किस किस दबाव के कारण ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है जाइलम। जाइलम के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। तो देखिए यह मृत ऊतक है। मृत ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत होती है, इस कारण इसे मृत ऊतक कहते हैं। ठीक है, जल को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। जो जल होता है पौधों में, उसको सभी पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, तो आपसे जो एग्जामिनर होगा, जो कि आपका बायो या आपको कोई भी पूछ सकता है, ये सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जाइलम और फ्लोएम सभी जानते हैं इनके बारे में, लेकिन जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, इनके बारे में जो क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, पौधे के सभी भागों तक पानी को सर्व करता है या पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम का निर्माण ट्रेकिड्रस वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर के मिलने से होता है। ठीक है, ट्रेकिड्रस वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर, ये चारों मिलकर क्या करती है, जाइलम का निर्माण करती है। ठीक है, मिलने से होता है। और क्या होता है कि इनमें से जाइलम पेरेन्काइमा जीवित है, बाकी सब तीनों मृत हैं। ये चार हैं। ठीक है, एक मिनट, ये चार हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये और ये, एक ये। ठीक है, इन चारों में से क्या होता है कि जो पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ये दिख रहा है आपको, केवल ये ही जीवित होता है और ये सब कैसे होते हैं, मृत रूप में होते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या करते हैं, इसको मृत ऊतक भी कहते हैं। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, मृत ऊतक भी कहते हैं। पहली लाइन पढ़ते यह मृत ऊतक है, इस कारण इसको मृत ऊतक कहते हैं क्योंकि इसमें चार में से तीन कोशिकाएं कैसी पाई जाती है, मृत पाई जाती है, केवल जाइलम पेरेन्काइमा ही जीवित पाई जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इन मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। जिनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल की हानि पत्तियों के रंध्रों से होती है। ठीक है, तो आप ये तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लो कि जो सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उस कारण उस क्रिया में जो पौधे के जल है, पौधे का जो जल है वो कहाँ से बाहर निकलता है, वो निकलता है पौधे की पत्तियां हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उससे बाहर निकलता है। ठीक है, और यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है अगली क्लास की वो आपको तुरंत से मिल जाए। ठीक है, तो सूरज के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल की हानि पत्तियों के रंध्रों से ही होती है। जो जल है वो पत्तियों के रंध्रों से ही बाहर निकलता है और वाष्पोत्सर्जन जो वह प्रकृति में चला जाता है। ठीक है, रात्रि के समय मूल दाब जल को ऊपर की ओर ले जाता है। जो रात्रि के समय है पौधे में जो पानी सर्व होता है वो रात्रि के समय होता है, और किस कारण होता है, मूल दाब के कारण। मूल का अर्थ होता है जड़ों के दाब के कारण, जड़ें दाब लगाकर पानी को ऊपर की ओर पहुंचाती है। ठीक है, दाब के कारण और ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। तथा इसके अलावा एक और चीज है, कौन सा है, संसर्जन बल व असंसर्जन बल। पौधे की जो भाग हैं उनमें दो बल पाए जाते हैं जड़ों में, जो संसर्जन बल कहते हैं उसे, और पहला है संसर्जन बल और दूसरा है असंसर्जन बल। ये क्या करते हैं, ये भी जो पौधे की जड़ों द्वारा मूल दाब के द्वारा पानी को, पौधे में जल को ऊपर की ओर पहुंचाते हैं, उस जल को इनकी पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे मूल दाब के द्वारा पौधा जब जल को ऊपर की ओर पहुंचाता है तो ये संसर्जन बल और असंसर्जन बल ये भी जल को ऊपर पहुंचाने में मदद करते हैं।
जल को ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, जाइलम वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन से भी सहायक होता है। ठीक है, जो जाइलम है वो वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो ताप होता है पौधे का उसको नियमन में भी सहायक होता है। क्योंकि कैसे होता है, जैसे जाइलम के द्वारा पानी को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और अगर जाइलम पौधे के सभी भागों तक कुछ समय तक पानी को नहीं पहुंचाएगा तो क्या करेगा, क्या होगा कि पौधे के जो पत्तियां हैं वो ताप उनका बढ़ जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे पत्तियां जलने लग जाएंगी धूप से। ठीक है, और अगर जो धूप से नहीं जलती है पत्तियां, ठीक है, तो वो क्या होती है, धूप के कारण वो अपना ताप कैसे करती है, मेंटेन कर लेती है, वो पानी को वाष्पोत्सर्जित करके जो है उसको मेंटेन कर लेती है ताप को। ठीक है, और जाइलम के द्वारा अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो वो ताप को मेंटेन नहीं कर पाएंगी और पत्तियां खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि हम कमरे में रहते हैं तो हमें कुछ गर्मी ज़्यादा ही लगती है, और किसी पेड़ वेड़ के नीचे रहते हैं तो हमें थोड़ी बहुत ठंडी हवा आती है। वो क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल निकलता है उस जल के कारण ही हमें ठंडी हवा महसूस होती है। ठीक है, जाइलम के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है कि ये है ना भोजन तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण इसमें होता है। ये क्या करता है कि फ्लोएम है ना वो भोजन और खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है पौधे में। ठीक है, पौधे में भोजन और खनिज लवणों तक, खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऊतकों में पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया फ्लोएम के द्वारा होती है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊतक पदार्थ बनता है उस पदार्थ या प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और उस भोजन को ही ये क्या करता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। इसे ही स्थानांतरण कहते हैं और ये स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, यह पदार्थ जड़ों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो फ्लोएम के द्वारा जो फ्लोएम है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को फ्लोएम क्या करता है, पौधे के बीज, फल, जड़ों वाले भाग तक और वृद्धि वाले भाग तक ले जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भोजन होता है और भोजन बनता है, उस भोजन को पौधे के फल, बीज, जड़ों और वृद्धि वाले अंगों तक पहुंचा देता है। ठीक है, फ्लोएम जीवित ऊतक है। यह 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। फ्लोएम कैसा है, जीवित ऊतक है। ठीक है, और जाइलम क्या था, मृत ऊतक था। तो जीवित ऊतक है तो ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है चालनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिका, तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, और चौथा है फ्लोएम रेशे। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपर मुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। तो क्या करता है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। ठीक है, साथी कोशिकाओं में होती है ये, और 2 प्रकार से होती है। चालनी नलिका, साथी कोशिका की चालनी नलिका में होती है, एक तो ऊपरी मुखी या ऊपर वाले मुख पर, अधोमुखी या नीचे वाले मुख, दोनों दिशाओं में ये प्रक्रिया होती है स्थानांतरण की प्रक्रिया। और मैंने ऊपर बता दिया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक सर्व करना। ठीक है, फ्लोएम स्थानांतरण ऊर्जा द्वारा पूर्ण करता है। तो फ्लोएम है वो स्थानांतरण करता है भोजन का सभी भागों तक, वो ऊर्जा के द्वारा करता है। ठीक है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है सभी भागों तक पहुंचाने के लिए। तो सुक्रोज फ्लोएम में जाकर इसका परासरण दाब बढ़ा देता है। जो सुक्रोज है या चीनी है वो क्या करता है, अगर पौधे में चीनी डाल देंगे तो क्या करेगा, वो पौधे में चीनी है वो उसका परासरण दाब बढ़ा देगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे जल जाइलम में प्रवेश कर जाएगा। जाइलम में जिससे जल प्रवेश कर जाएगा और उससे क्या होगा कि जैसे जाइलम में प्रवेश करेगा जल तो पौधा है वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें पौधे में जो कमी आने लग जाएगी, क्योंकि रिवर्स प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पौधे में ऊपर की जगह जल जाने से बजाय पौधे में से जल निकल के नीचे जड़ों में इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से ऊपर तक पहुंचाता है जहां दाब कम होता है। यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से ऊपर तक पहुंचाता है। ये दाब है वो क्या करता है, पदार्थ को फ्लोएम से ऊपर तक पहुंचा देता है। फ्लोएम है, फ्लोएम से भी ऊपर दाब चला जाता है। ठीक है, फ्लोएम से ऊपर तक में चला जाता है जहां दाब कम होता है। कम दाब अधिक दाब लगता है जिससे कि ऊपर चला जाता है और ऊपर दाब जाकर कम हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा
मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, रुधिर वाहिकाएं या रुधिर नलिकाएं। ठीक है, दूसरा होता है परिसंचरण हेतु माध्यम, परिसंचरण हेतु किस माध्यम की आवश्यकता होती है वो। ठीक है, और तीसरा होता है हृदय, हृदय में जो रुधिर है वो आता है और जाता है। ठीक है, ये इस कारण ये भी काम आता है और ये भी मानव परिसंचरण तंत्र का ही अंग माना जाता है। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाएं हैं, इनमें पहला है धमनी। ठीक है, तो इसका पहला भाग है धमनी, तो धमनी के बारे में पढ़ते हैं। आपने नाम तो सुना होगा पहले भी, धमनी और शिराएं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये धमनी क्या होती है, ये क्या काम करती है? देखिए, रुधिर को शरीर के सभी अंगों से हृदय तक ले जाती है, सभी अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके और हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। ठीक है, ले जाती है। धमनी की दीवार मोटी होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब पर निकलता है। ठीक है, रुधिर को जो मानव के जो सभी अंग हैं उन तक पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनी। ठीक है, तो हृदय से जब रक्त निकलेगा तो वो तेज प्रेशर से निकलेगा, तो तेज प्रेशर से जो धमनी फटे नहीं, इस कारण ये धमनी क्या होती है, इसकी परतें क्या होती है? मोटी होती हैं, जो क्या करती है? तेज प्रेशर को आसानी से झेल सकती है। ठीक है, और इसके बाद है ये इनकी परत क्या होती है? उच्च दाब के कारण मोटी होती है। ठीक है, उच्च दाब को सहन करने के कारण इनकी परतें मोटी होती है। अधिकतर धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण करती हैं, अधिकतर धमनियां होती है वो ऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण करती है। ऑक्सीजनित रुधिर को क्या करते हैं? ऑक्सीजन मिले हुए रुधिर को, जो धमनियां होती है वो क्या काम करती है? हृदय से रक्त को सभी भागों तक पहुंचाना। तो हृदय से जो रक्त निकलेगा वो सभी भागों तक पहुंचेगा, वो रक्त क्या होगा? ऑक्सीजनित होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होगी। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजनित रक्त उसे ही कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है। ठीक है, अधिकतर धमनियां स्थानांतरण करती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती हैं। अधिकतर धमनियां तो क्या करती है? स्थानांतरण का कार्य करती है, इधर से उधर ले जाती है, इधर से उधर ले जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो फुफ्फुसीय धमनियां हैं, जो फुफ्फुस से या फेफड़े से जुड़ी हुई जो धमनियां हैं, आप लोगों को पता है कि फुफ्फुस में ये ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो फुफ्फुस से ऑक्सीजन जुड़ी हुई धमनियां हैं, फुफ्फुस से जुड़ी हुई जो धमनियां हैं वो धमनियां क्या करती है? ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, तो धमनी हो गई। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम शिराएं। शिराएं क्या होती है? ठीक है, शिराएं अंगों से रक्त एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती है। धमनी क्या करती है? रक्त को हृदय से निकाल कर सभी भागों तक सर्व कर देती है। ठीक है, तो वापस भी तो रक्त को लाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या शिराएं क्या करती है? सभी भागों से रक्त को इकट्ठा करके वापस ले जाकर क्या करती है? हृदय को दे देती है। ठीक है, ये काम करती है, हृदय तक पहुंचाती है, हृदय तक ले जाती है। शिराओं की भित्तियां धमनी से पतली होती हैं क्योंकि इनमें रक्तदाब कम होता है। ठीक है, जो शिराओं की जो होती हैं परतें होती हैं या फिर शिराओं की परतें होती हैं, भित्तियां होती है, वो धमनी से पतली होती है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर दबाव नहीं होता है, इस कारण से ये पतली ही होती है। ठीक है, जो पतली होती है क्योंकि इनमें रक्तदाब कम होता है। ठीक है, शिराओं में रुधिर का एक तरफ प्रवाहन के लिए वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, जो शिराओं में रुधिर क्या होता है? एक तरफ बहता है। ठीक है, किधर को बहता है? रुधिर होता है वो बहता है हृदय की ओर। ठीक है, हृदय में जाता है, सभी भागों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय की ओर ले जाती है शिराएं। तो हृदय की ओर जब रक्त जाता है तो वो क्या होता है? स्लो मोशन में जाता है, धीरे धीरे जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जाने के कारण उसका प्रवाहन एक तरफ होता है, तो एक तरफ होता है तो धीरे धीरे जाने के कारण, ताकि कम दाब से प्रवाहित रुधिर पीछे की तरफ न बहने लगे। जो शिराएं होती हैं उनमें बीच बीच में वाल्व लगे होते हैं। अब ये वाल्व क्या काम करते हैं? ताकि जब धीरे धीरे रक्त हृदय तक पहुंचे, तो रक्त धीरे धीरे जा रहा है तो क्या करे? वो धीरे धीरे जाता है तो वो वापस उल्टा न बहने लगे। ठीक है, क्या है? दबाव कम होता है। ठीक है, कम दाब के कारण उसकी भित्तियां भी पतली होती है और कम दाब के कारण वो क्या है? वापस पीछे की तरफ न बहने लग जाए, इस कारण उसमें छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? उसके प्रवाहन को, एक तरफ जो प्रवाहन होता है उसको सुचारू रूप से चालू रखते हैं। देख लिखा भी है मैंने, कम दाब से प्रवाहन रुधिर पीछे की तरफ न बहने पाए, इसलिए क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। ठीक है,
कई व्यक्तियों के आपने सुना भी होगा कि इसके वाल्व खराब है या वाल खराब है, ठीक है, वो यही वाल्व होते हैं। इस कारण से क्या होता है, उनका रक्त है वो पूरी तरह से हृदय को नहीं मिल पाता है, रक्त में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि कभी भी एक समय उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इसके बाद होता है इसमें ही है रुधिर वाहिकाओं में है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है, ठीक है, केशिकाएं सक्रिय पतली रुधिर वाहिकाएं होती है। ये भी रुधिर वाहिकाएं होती है, कैसी होती है, सक्रिय। ये सक्रिय छोटी होती है, पतली भी होती हैं और रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, जो धमनी व सिरा के बीच में होती है। धमनी और सिरा के बीच में केशिकाएं पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स केशिकाओं को पढ़ लिया था आपने पिछले क्लास में, ठीक है। केशिकाओं के बाद में आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती है हमारी रुधिर वाहिकाओं में, ये भी भ्रमण करने का काम करती है। ये प्लेटलेट्स होती क्या है, ये क्या काम करती है, इसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे आने वाली और क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी जल्द से जल्द, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब अपने टॉपिक प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हमारे रुधिर में पाई जाती हैं, वो हमारे रुधिर में पाई जाती है, वो किस प्रकार अनुरक्षण करती है, रुधिर को कटने फटने या बहने से किस प्रकार रोकती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फुल डिटेल से। तो देखिए, ठीक है, हमारे शरीर में घाव होने पर, जब हमारे शरीर में कोई भी घाव हो जाता है, ठीक है, हमारे किसी चीज की लग जाती है, शरीर के किसी अंग से रक्त बहने पर शरीर में भ्रमण करने वाली प्लेटलेट्स घाव के स्थान पर जाकर रक्त का थक्का बना लेती हैं, जिससे रक्त स्त्राव मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, आपको मैं समझा दूं बेसिक भाषा में, ठीक है, गांव की भाषा में या बेसिक भाषा में जो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रटने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है समझने की। तो समझ के आप अपने हिसाब से जो लिखेंगे वो आपके याद करने से भी बेस्ट होगा और आपको समझ में आ जाएगा, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। यही टॉपिक आपको 10th क्लास में पढ़ना है, यही टॉपिक आपको 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल से हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप समझेंगे तो वो अगली क्लास में भी आपको काम देगा, और अगर नहीं समझेंगे या फिर रटेंगे तो वो इसी बार भी आप भूल सकते हो, और रटंत विद्या कभी काम नहीं आती है, ठीक है। समझकर पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब हमारे शरीर में चोट लगती है, तो चोट लगती है तो चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगता है, आप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है। तो रक्त बहने लगता है, तो उस रक्त को बहने से रोकने के लिए हमारे रक्त में क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स यही ने कहते हैं बिंबाणु, हिंदी में क्या कहते हैं, बिंबाणु, और इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे शरीर के रक्त में भ्रमण करती रहती है, ठीक है। तो जब हमारे चोट लगती है तो रक्त में से ये आकर जो चोट वाला स्थान होता है वहां पर आकर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। और रक्त जो बहता है तो रक्त के बहने के मार्ग को क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिससे रक्त बहना धीरे धीरे कम हो जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि रक्त नहीं बहता है, और इस कारण इन प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स या रक्त का थक्का जमा देती है, अर्थात रक्त को बहने से धीरे धीरे रोक देती है। रोकने का अर्थ होता है, यहाँ पर रोकने का अर्थ थक्का जमाने से लिया गया है। रक्त का थक्का जमाना होता क्या है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, वो ये घूमती हुई घाव के स्थान पर जाकर रक्त का थक्का बना लेती है, घाव के स्थान पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, जिससे एक थक्का सा बन जाता है, ठीक है। पूरा जहां पर से रक्त बहता है, जैसे कि मेरी यहाँ पर चोट लग गई, अब यहाँ पर चोट लगने के बाद यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। ब्लड निकल रहा है तो क्या करेगी, जो मेरी वाहिकाओं में नसों में जो भी प्लेटलेट्स या बिंबाणु होंगे वो आएंगे और यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर आकर थक्का जमा लेंगे, जिससे क्या होगा कि रक्त बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये होती है, रक्त का स्त्राव मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रक्त का स्त्राव मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो रक्त धीरे धीरे बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है लसिका। अब लसिका क्या होती है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। लसिका भी रक्त में ही पाई जाती है, रक्त की केशिकाओं में पाई जाती है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए होती क्या है लसिका, लसिका एक अणु होती है जिसे कहते हैं लसिकाएं। लसिकाएं क्या होती है, लसिकाएं आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, लसिकाणु, ठीक है। तो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर वाहिकाएं बाहर निकलकर अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। जो केशिकाएं होती है हमारे शरीर में, मैंने बताया था केशिकाएं पिछली क्लास में
लास्ट का टॉपिक था हमारा केशिकाओं का, ठीक है। वो केशिकाओं की भित्ति है, उसमें उपस्थित जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में क्या होता है, प्लाज्मा। केशिकाओं में उपस्थित छिद्रों में प्लाज्मा, प्रोटीन और क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं होती है, ठीक है। और रुधिर वाहिकाएं बाहर निकलकर अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। जो इनमें जो रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है वो क्या होती है, वहां से बाहर निकलती है और अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाती है, जिसे लसिका बनता है। जिससे क्या होता है, अंतःकोशिकीय अवकाश से बाहर आ जाती है तो क्या होता है, वहां पर जो बनता है फिर उसे ही लसिका कहते हैं। यह रंगहीन होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस का अर्थ इसका कोई रंग नहीं होता है। जिस प्रकार पानी का कोई रंग नहीं होता है उसी प्रकार ये भी कलरलेस होती है, ठीक है। तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है और ये कलरलेस होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वो समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, ठीक है। इससे आने वाली और क्लास, अगली क्लास जो अगला चैप्टर होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा हृदय। हृदय के बारे में देखते हैं कि हृदय क्या होता है, इसकी कार्यविधि किस प्रकार होती है, कैसे कैसे क्या काम करता है ये, उसके बारे में, ठीक है। देखते हैं हृदय क्या होता है। हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जो हृदय है उसकी आकृति किस प्रकार होती है, जैसे कि ये हमारी मुट्ठी है, इस प्रकार जिस प्रकार इसमें ये अंगुलियां पाई जाती हैं, इस प्रकार उसमें भी कुछ अंग पाए जाते हैं जिसमें होकर रुधिर फिल्टर होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन रहित जो रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, उसको भी वहाँ पर ही फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इसको O2 तथा CO2 दोनों का परिवहन करना होता है। जो हृदय है वो क्या काम करता है, O2 और CO2 दोनों का परिवहन करता है, ठीक है, हमारे शरीर में, ठीक है। यह O2 तथा CO2 को मिलने से रोकने के लिए कई कोष्ठ में बटा होता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया था कि मुट्ठी के आकार का होता है, तो ये अंगुलियां होती है, इस प्रकार उसमें भी कोष्ठ पाए जाते हैं। ये कोष्ठ क्या काम करते हैं, वो हमारे शरीर में जो हृदय में जब O2 और CO2 जाते हैं, ठीक है, फिल्टर के लिए, तो क्या होता है कि उनको मिलने से ये रोकते हैं। कोष्ठ क्या करते हैं, उनको मिलने से रोक देते हैं, ठीक है। O2 और CO2 को मिलने से भी रोक देते हैं। ये हृदय के कार्य हैं, ठीक है। रुधिर को प्रचुर CO2 छोड़ने के लिए तथा O2 को रुधिर में घोलने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, ठीक है। तो रुधिर को प्राप्त करने के लिए आपको पहले भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आता है, रुधिर ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आता है, फुफ्फुस से, ठीक है। तो फुफ्फुस से जब रुधिर ऑक्सीजन लेकर आएगा तो ठीक है, तो उसको जो CO2 है उसको भी फुफ्फुस में जाकर छोड़ना होता है। तो ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को और जो CO2 है उसको फुफ्फुस से लाने और ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, हृदय इसमें उनकी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, तथा हृदय तक जाना होता है उसको, ठीक है। O2 फेफड़ों से हृदय में बाईं ओर बायां आलिंद तथा दाईं ओर दायां आलिंद, बाईं ओर बायां निलय तथा दाईं ओर दायां निलय होता है, ठीक है। जो O2 है उसमें फेफड़े जुड़े होते हैं। O2 से नलिकाओं द्वारा जो फेफड़े जुड़े होते हैं उनमें क्या होता है, हृदय में बाईं ओर बायां आलिंद पाया जाता है और दाईं ओर दायां आलिंद पाया जाता है, और बाईं ओर बायां निलय पाया जाता है और दाईं ओर दायां निलय पाया जाता है। एक तरफ होते हैं आलिंद निलय और दूसरी तरफ भी होते हैं आलिंद और निलय। जो दाईं साइड के आलिंद और निलय होते हैं उन्हें दायां आलिंद और बायां आलिंद कहते हैं, और जो बाईं साइड होते हैं उन्हें दायां और बायां निलय कहते हैं, ठीक है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं। जो आलिंद है उसकी तुलना में जो निलय है उसकी पेशी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों होती है उनकी भित्तियां मोटी, क्योंकि निलय पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। जो निलय क्या काम करता है, पूरे शरीर में रक्त को भेजता है, ठीक है, पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। इस कारण इसकी भित्तियां कैसी होती है, मोटी होती है। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तब वाल्व रुधिर प्रवाहन को उल्टी दिशा में वहन को रोक देते हैं, ठीक है। जब रुधिर को उल्टी दिशा में वहन से रोकना होता है, अर्थात जब ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है उसको फेफड़ों में जो ऑक्सीजन लेने के लिए जाना होता है और CO2 को वहां पर छोड़ने के लिए जाना होता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है तो क्या करता है, जो आलिंद और निलय है वो क्या होते हैं, संकुचित होने लग जाते हैं, जिससे वाल्व बंद हो जाते हैं और रुधिर का प्रवाहन रुक जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम हृदय को
सचित्र समझते हैं, उसकी पूरी कार्यविधि देखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, क्या क्रियाविधि होती है, पूरी डायग्राम के द्वारा। हमने अभी जो पढ़ा है उसको डायग्राम के द्वारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पहले हमारे शरीर में जो दायां निलय है और दायां आलिंद है, इन दोनों में क्या होता है, जो फुफ्फुस से या फेफड़े से जो ऑक्सीजन आती है वो प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मार्ग से प्रवेश करेगी और इस मार्ग से प्रवेश करते हुए यहाँ पर होगी वो फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर होके यहाँ पर हृदय के द्वारा ये पंप की जाएगी। ठीक है, हृदय के द्वारा पंपिंग के द्वारा ये यहाँ से होते हुए और फिर बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, ये होता है दायां आलिंद, ये दायां निलय और दायां आलिंद में। ठीक है, दायां निलय और दायां आलिंद, दाएं साइड है इसलिए दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, और हम इधर के पार्ट की बात हो गई है, तो हम अब बात करते हैं इधर के पार्ट की। ठीक है, तो इधर के पार्ट में क्या होता है, इधर के पार्ट में ये स्थान है जो होता है बायां निलय, होता है बायां आलिंद। ठीक है, तो होता क्या है, फुफ्फुस सिराएं होती हैं, ये क्या करती हैं, जो CO2 युक्त पदार्थ है उसको क्या करती है, यहाँ से इकट्ठा करती है। ठीक है, इकट्ठा करती है तो यहाँ पर आ जाता है पदार्थ पूरा, और यहाँ पर आने के बाद में जो रक्त है वो यहाँ पर CO2 युक्त रक्त आ जाता है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर पंपिंग के द्वारा ये कहाँ, महाधमनी द्वारा आगे पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, आगे इस प्रकार यहाँ से निकाल दिया जाता है। ये पूरी क्रियाविधि होती है इसकी, फुफ्फुस की नहीं, ये पूरी क्रियाविधि होती है मानव के हृदय की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगले पेज पर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन के बारे में हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। पहले, वह जैव प्रक्रम जिससे हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन वह होता है जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उसे ही उत्सर्जन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो देखते हैं मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि हमें मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, जो मानव में 2 वृक्क या किडनियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक मूत्रमार्ग पाया जाता है, एक मूत्राशय पाया जाता है और एक मूत्रवाहिनी पाई जाती है। ठीक है, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। जो वृक्क या किडनी है उसमें मूत्र बनने के बाद क्या होता है, वह मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्रमार्ग मूत्राशय में आ जाता है। फिर मूत्राशय में इकट्ठा होकर वह मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस को यहाँ पर चित्र के सामने समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने कि मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क हो गए, ये रहा 1 और 2, बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क है। ठीक है, 2 वृक्क, एक मूत्रमार्ग, ये है मूत्रमार्ग। ठीक है, मूत्रमार्ग ये रहा, मूत्रवाहिनी है। ठीक है, एक मूत्रमार्ग ये है मूत्रमार्ग। ठीक है, एक मूत्रमार्ग, एक मूत्रवाहिनी, ये हो गई मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक पाई जाती है दोनों। ठीक है, एक मूत्राशय, ये एक मूत्राशय हो गया। ठीक है, ये पाए जाते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। वृक्क में मूत्र बनेगा तो मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, इस मूत्राशय में चला जाएगा और फिर इस मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का भी बिल्कुल सरल टॉपिक है। ठीक है, 2-3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल एकदम से समझ लो इसको। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा होता है यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ठीक है, आप पढ़ लेते हो इसके बारे में लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार कुछ अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो और भी इंटरेस्टिंग से पढ़ाने की हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे क्या होता है कि आगे हम जो भी और वीडियो अपलोड करेंगे तो और अच्छे से आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया
कि मूत्र कैसे बाहर आता है, ठीक है, शरीर से, ठीक है। वृक्क किडनियों से होते, मूत्रा से होते, मूत्रवाहिनी से होते, मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मूत्र बनता किस प्रकार है, पूरी प्रक्रिया को अगले पेज पर पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर पादपों में भी उत्सर्जन किस प्रकार होता है उसको पूरी डिटेल से पढ़ते हैं अगले। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि मूत्र किस प्रकार निर्माण, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि मूत्र का किस प्रकार से निर्माण होता है, मूत्र निर्माण की पूरी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है। जो मूत्र बनता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि रुधिर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो जल है उसके में मिक्स करके छानकर बाहर निकाल देता है, कौन, वृक्क, ठीक है। फुफ्फुस से CO2 अलग हो जाती है, ठीक है। फुफ्फुस से जब CO2 अलग हो जाती है तथा यूरिया व यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लेते हैं, ठीक है। जब फुफ्फुस से CO2 अलग हो जाती है तब वृक्क में क्या होता है, रुधिर जो वृक्क में यूरिया व यूरिक अम्ल अलग कर लिए जाते हैं। यूरिया और यूरिक अम्ल है वो वृक्क से अलग, वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। जो वृक्क में जब रुधिर में जब यूरिया युक्त रुधिर वृक्क में पहुंचता है तो वृक्क में क्या होता है, नेफ्रॉन लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वृक्क के केशिका गुच्छ एक नलिका होती है, यह छने मूत्र को एकत्रित करते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। वृक्क में एक केशिका गुच्छ होता है, उसकी नलिकाएं होती है, वो छने मूत्र को क्या करती है, एकत्रित करती है, ठीक है। और प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल होता है, ठीक है। प्रारंभ में ये कैसा होता है, इनमें क्या मिला हुआ होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण मिला हुआ होता है, ठीक है। इनका चयनित पुनरावशोषण होता है, इनका चयनित पुनरावशोषण होता है। चयनित पुनरावशोषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चयनित पुनरावशोषण का अर्थ होता है कि अवशोषण करने के लिए उनमें से पदार्थों का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है कि इसमें से किस पदार्थ का अवशोषण करना है और किस पदार्थ को बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है और इनमें से लवण है, ये इनका अवशोषण कर लिया जाता है। अर्थात इनमें से जो काम के लवण या अम्ल वगैरह हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो बेकाम के हैं या फिर यूरिक अम्ल वगैरह उनमें उनको अवशोषित करने से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें अवशोषित नहीं किया जाता, ठीक है। यह मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में चला जाता है, ठीक है। यूरिक अम्ल जो युक्त जो मूत्र होगा वो मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय में, ठीक है। और मूत्राशय पेशियां होती है, मूत्राशय में क्या होती है, पेशियां होती है जो थोड़ा बहुत फैलने का कार्य भी करती है, ठीक है। पेशियां इसलिए बोला गया इसे। यह मूत्र विसर्जन की क्रिया तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है, ठीक है। जो मूत्र विसर्जन करते हैं हम, उसकी जो क्रिया है वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है, तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम चाहते हैं, हम तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करते हैं तभी तो हम मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। वरना मूत्र अगर तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से ये प्रक्रिया हट जाएगी तो मूत्र इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा होने के बाद वापस रिश्ता रहेगा और निकल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में मूत्र निकलता रहेगा, ठीक है। अगर ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से हट जाएगी ये क्रिया तो। जो मूत्र निकासी को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, मूत्र निकासी को नियंत्रित करता है। तो अगले पेज पर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो या फिर वीडियो को थोड़ी सी भी लाइक अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और ये समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अगले पेज पर पढ़ते हैं कि पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। सिर्फ एक टॉपिक बचा, उसके बाद में चैप्टर क्लोज। तो स्टूडेंट्स अब पादपों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पादप में उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार करते हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। जो जिस प्रकार जंतु उत्सर्जन करते हैं पादप उस प्रकार उत्सर्जन नहीं करते, वो उनसे कुछ भिन्न प्रकार से प्रक्रियाओं का यूज करते हैं उत्सर्जन के लिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में बनी O2 भी अपशिष्ट कही जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बनती है उसको भी पादप के लिए तो अपशिष्ट ही कहेंगे,
क्योंकि उसके लिए जो उपयोगी पदार्थ है वो CO2 है और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो तो O2 है, तो उसके लिए तो हमें O2 को भी अपशिष्ट पदार्थ ही कहेंगे। ठीक है। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है। पादपों में भी बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे जाइलम में 3 तो मृत कोशिकाओं के हैं और 1 है जीवित कोशिका का। ठीक है। तो जाइलम को मृत ऊतक भी बोला था हमने। ठीक है। मृत कोशिका में भी बोला था और वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियो को मिस कर दिए तो यार जाकर चैनल पर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी NCERT क्लास 10 साइंस के नाम से। उसमें पूरी वीडियोस क्रम वाइज है, लेक्चर नंबर भी डले हुए हैं। ठीक है। आप जाकर देख लीजिए। पादपों में बहुत से अपशिष्ट पदार्थ केशिका रिक्तिका में संचित करते हैं, वह अन्य रेजिन व गोंद के रूप में। जो बहुत से पदार्थ है वो क्या करता है, वो पादप है वो बहुत से पदार्थों को कोशिका रिक्तिका, उसकी जो कोशिकाओं की रिक्तिकाएं होती है उनमें संचित कर लेता है। ठीक है। और संचित करता रहता है। और अन्य पदार्थ जो कुछ और पदार्थ है उनको रेजिन व गोंद के रूप में होता है। जो पादपों में जैसे नीम का पादप है, ठीक है, और जो बबूल का पादप है, इनमें गोंद पाया जाता है, वो गोंद भी पादप का अपशिष्ट ही होता है। ठीक है। विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जो अपशिष्ट होते हैं वो विशेष रूप से कहाँ होते हैं, पुराने जाइलम में संचित किए जाते हैं। ठीक है। कुछ पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। जो पादप है वो कुछ पदार्थों को क्या करते हैं, अपने आसपास जो मृदा होती है उसमें उत्सर्जित कर देते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो वापस हमारी वीडियोस को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो या चैप्टर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अगले पार्ट की या अगले लेसन की जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए।